हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकता है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज हमारे रिलेटेड टू नेशनल वाटरवेज। अब रिसेंटली क्या हुआ है, देखो इंडिया ने काफी ज्यादा अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया किस पे, नेशनल वाटरवेज पे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेशनल वाटरवेज का यूज करके कार्गो की मूवमेंट करें, कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। और अगर हम कंपैरिजन करें कि हर साल हम कितना कार्गो ट्रांसफर करते थे बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने सबसे ज्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट किया है बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। कितना किया है? 145.5 मिलियन टन कार्गो मूव किया है बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। ये आपको ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया का यहां से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इंडिया का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2030, ठीक है, 2030 का टारगेट क्या है? 200 मिलियन टन की कार्गो मूवमेंट करना बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। दूसरा, 2047 तक इंडिया का टारगेट कितना है? 500 मिलियन टन की कार्गो मूवमेंट करना बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बाकी 2014 से लेके अभी तक कंपेयर करें तो हमारा को कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिला है इन कार्गो मूवमेंट बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज, तो वो है 20.86% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है हमारा इन मूवमेंट ऑफ कार्गो बाय यूजिंग नेशनल वाटरवेज। अब यहाँ पे देखो, जो नेशनल वाटरवेज का यूज करके कार्गो की शिपमेंट करनी है उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जलवाहक स्कीम लॉन्च की गई है। जलवाहक, इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 16, नेशनल वाटरवे 1 किस पे? आपका गंगा पे। नेशनल वाटरवे 2 किस पे? आपका ब्रह्मपुत्र पे। और नेशनल वाटरवे 16 किस पे? आपका बराक रिवर पे। अगर आप इन तीन नेशनल वाटरवेज का यूज कर रहे हो और आप कार्गो की शिपमेंट कर रहे हो बाय यूजिंग इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, तो आपको क्या मिलेगा? 35% का रीइंबर्समेंट मिलेगा। जितना भी आपका कॉस्ट आएगा शिपमेंट में, उसका 35% जो है वो आपको रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो जलवाहक स्कीम होगी, दूसरी क्या है आपका? डिजिटल एनओसी पोर्टल। डिजिटल एनओसी पोर्टल खोला गया है जहां पे क्या है, प्राइवेट कंपनीज को एनओसीज दी जाएंगी ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके इन नेशनल वाटरवेज। तो सबसे पहला एनओसी किसको मिला? अभी हमने पीआईबी 1 में पढ़ा था, अप्रैल पार्ट 1 में। तो सबसे पहला आपको जो डिजिटल एनओसी मिला है वो कौन सी कंपनी को मिला है? मरियाना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मरियाना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और इसको क्यों मिला है? ताकि ये जेटी बना सके, जेटी बना सके किसमें? आपका नेशनल वाटरवे 68, जो कि किस पे बेस्ड है? आपका मांडोवी रिवर पे, मांडोवी रिवर गोवा। जेटी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ था। जो पानी में आपके ऐसे पाथ सा बनाया होता है जिसके आसपास आप बोटिंग कर सकते हो, मतलब बोट शिप जो है उसको बांध सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हम जेटी। तो ये आपके चार नेशनल वाटरवेज आपको याद करने नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 16 एंड नेशनल वाटरवे 68। साथ ही साथ इंडिया का 2030 का टारगेट कितना है? 200 मिलियन टन का। और 2047 का टारगेट कितना है? 500 मिलियन टन का, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स। तो रिसेंटली क्या है, इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है इंडिया ने कि टोटल एक्सपोर्ट कितना किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट्स कितना किया और उसमें कितनी ग्रोथ देखी गई है। तो इंडिया ने देखी है ग्रोथ 5.50% की। और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितने पे स्टैंड कर रहा है? 820.93 बिलियन डॉलर का। और पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर एक्सपोर्ट कितने का था इंडिया का? टोटल 778.13 बिलियन डॉलर का। अब ये जो एक्सपोर्ट है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है आपका मर्चेंटाइज, एक होता है सर्विसेज। सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, फिर आपका इंजीनियर अपनी सर्विस दे रहा है, तो सर्विस सेक्टर अलग होता है, मर्चेंटाइज सेक्टर अलग होता है। मर्चेंटाइज मतलब जो भी आपके फिनिश गुड्स जा रहे हैं, जैसे आपकी कॉफी जा रही है, कॉटन जा रही है, टेक्सटाइल जा रहा है, फिर ये सब किस में आता है? आपके मर्चेंटाइज में। जिसमें भी गुड्स की बात होती है वो आता है आपका मर्चेंटाइज, और जिसमें भी सर्विसेज की बात आती है वो आता है आपका सर्विस सेक्टर। तो अगर हम मर्चेंटाइज की बात करें तो मर्चेंटाइज में एक्सपोर्ट कितने का हुआ है? 437.42 बिलियन डॉलर का। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में एक्सपोर्ट कितने का हुआ है? 383.51 बिलियन डॉलर का। तो टोटल एक्सपोर्ट कितने का हो गया? 820.93 बिलियन डॉलर का। तो यहां पे देखो, एक्सपोर्ट तो बढ़ा है पर साथ ही साथ इंडिया का इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। पिछले साल इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया था? 856.52 बिलियन डॉलर का। और इस बार इंपोर्ट कितने का किया है? 915.19 बिलियन डॉलर का। तो इंडिया का क्या हुआ? जाहिर सी बात है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो गया। देखो पहले ट्रेड डेफिसिट कितना था? 78.39, पर अब ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? 94.26। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट तो बढ़ाया है नो डाउट, पर इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ? इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो देखो इंडिया का टारगेट क्या है कि इंडिया
ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, फिर आत्मनिर्भर इनिशिएटिव है, वो किस लिए बनाया गया है? ताकि इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट को कम करे और इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करे। देखो जो कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आप जितनी चीजें इंपोर्ट कराओगे तो उसकी पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा, जिससे क्या होगा, आपकी लोकल करेंसी जो होती है वो वीक होती रहती है। तो सभी कंट्रीज का मैक्सिमम टारगेट क्या होता है कि आप जो है वो मैक्सिमम क्या करो, एक्सपोर्ट्स करो, ताकि आपको जो दूसरी कंट्री पेमेंट करेगी वो आपकी करेंसी में करेगी, जिससे क्या होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट क्या है, ट्रेड डेफिसिट को कम करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज अगेन हमारी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, हमारी नीति आयोग ने। अब नीति आयोग का क्या बोलना है कि इंडिया का जो हैंड एंड पावर सेक्टर है, हैंड टूल्स एंड पावर टूल सेक्टर है, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करके काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लगभग कितने का, $25 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं बाय इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर। अब यहाँ पे ये हैंड एंड पावर टूल क्या होता है, हैंड टूल्स वो होते हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरीके की एनर्जी का यूज नहीं होता, सिंपल आप हैंड्स की पावर से उसको चलाते हो, मतलब अपनी खुद की शक्ति से उसको चलाते हो, खुद का जोर लगाते हो उसमें। और पावर टूल्स क्या होते हैं, जिसमें आपके किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का यूज होता है और आप अपनी खुद की एनर्जी नहीं लगाते हो। जैसे हैंड टूल्स में क्या आ गया, आपका हैमर आ गया, हैमर हो गया, रेंच हो गया, पाइलर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, फिर सॉज होगी, फाइल्स होगी, ये सब क्या होते हैं, आपके आपके हैंड टूल्स होते हैं। वही पावर टूल की बात करूं तो आपकी जैसे ड्रिल मशीन हो गई, फिर आपकी ग्राइंडर्स हो गए, फिर आपके राउटर्स हो गए, फिर आपके सॉज हो गए, ये क्या होते हैं, आपके पावर टूल, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का यूज होता है, बैटरी का यूज होता है, और आपको खुद का जोर नहीं लगाना पड़ता, तो वो होते हैं आपके पावर टूल्स। तो नीति आयोग का बोलना है कि अगर हम इंडिया के हैंड टूल्स और पावर टूल सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करें, और ज्यादा उसको कंपोज करें, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके लगभग $25 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में इसका स्कोप काफी है, हैंड एंड पावर टूल का स्कोप काफी है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में हैंड एंड पावर टूल जो इंडस्ट्री है वो लगभग $100 बिलियन की है, और 2035 तक ये बढ़ के कितने की हो जाएगी, $190 बिलियन की हो जाएगी। लगभग $90 बिलियन का इंक्रीज आएगा इस मार्केट में। तो इसको हमें कैप्चर करना चाहिए और इंडिया के हैंड एंड पावर टूल सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि हम और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है इस फील्ड में, तो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रखा है चाइना ने। ठीक है, अगर हम हैंड टूल की बात करें तो हैंड टूल में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, 50% का शेयर है चाइना का। और अगर हम पावर टूल की बात करें तो पावर टूल में चाइना का शेयर है लगभग 40% का। तो इंडिया को कंपेयर करें तो यहाँ पे तो इंडिया का हैंड टूल्स में शेयर है 1.8% का, और पावर टूल में शेयर है 0.7% का। तो इंडिया इसमें काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है और अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकती है। और देखो जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। क्यों चाह रही है इंडिया की हैंड एंड पावर टूल सेक्टर का यूज करके $25 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करे? क्यों? ताकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम हो, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। जितना इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरी कंट्री इंडिया को पेमेंट रुपीज में करेगी, तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा इंडिया, तो क्या करेगा, इंडिया को पेमेंट जो करनी पड़ेगी वो डॉलर्स में करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इंडिया की लोकल करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसलिए इंडिया क्या चाहता है, ट्रेड डेफिसिट कम हो और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटर। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कर दिया गया है। ये किसने किया है, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है हमारी, क्यू पाई एआई। अब यहाँ पे जो पाई है वो उसका मतलब क्या है, ये वाला पाई है 22/7। ठीक है, तो क्यू पाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। इसने इंडिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है उसको लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या है, इंडस। तो ये देखो, ये वन लाइनर में भी आपका आ सकती थी न्यूज, पर यहाँ पे दो तीन न्यूज बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो इंडस कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, ये कौन से दिन को लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड क्वांटम डे को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, वर्ल्ड क्वांटम डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड क्वांटम डे बनाया जाता है आपका 4/14, मतलब चौथा महीना और 14 डेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू शो करता है, देखो प्लैंक कांस्टेंट की, प्लैंक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू होती है 4.13, आगे चलती रहती है, तो उसको राउंड ऑफ करके कितना करते हैं, 4.14। तो ये उस वैल्यू को शो करता है। फोर्थ हो गया आपका अप्रैल एंड 14th डेट। तो 14 अप्रैल को आपका क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड क्वांटम डे। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, ये जो क्यू पाई एआई जो है, ये 8 में से एक स्टार्टअप है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब नेशनल क्वांटम मिशन हुआ था
तो 8 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था। तो उसमें से एक स्टार्टअप है आपका क्यूपाई एआई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेशनल क्वांटम मिशन से भी आ सकता है। तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है आपका, ये लॉन्च किया था इंडिया ने कब, ईयर 2023 में। और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया था, बजट किया गया था एलोकेट आपका 6003.65 करोड़ रुपीस। और इसकी टेन्योर कितना है, 8 साल के लिए, 2031 तक के लिए रहेगा ये वैलिड, 8 साल, ठीक है, 2031 तक। और इसका मेन एम क्या है, इंडिया को डेवलप करना, इंडिया की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ठीक है, इन क्वांटम फील्ड, क्वांटम फील्ड में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंडिया को बूस्ट करना, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना, वो है इस टारगेट इसका, किसका, नेशनल क्वांटम मिशन का। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका जो इंडस क्वांटम कंप्यूटर है वो किसने लॉन्च किया, क्यूपाई एआई। ये कहां पे बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। वर्ल्ड क्वांटम डे कब आता है आपका, 14 अप्रैल को, ठीक है। फिर यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था आपका, ईयर 2023 में। इसका बजट एलोकेट कितना है, 6003.65 करोड़ रुपीस, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्या है हमारा, कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एमओयू साइन किया है, किसके साथ, स्विगी के साथ। ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्विगी के साथ एमओयू साइन किया है ताकि ये जॉब क्रिएशन कर सके इन द फील्ड ऑफ गिग्स एंड लॉजिस्टिक्स। और कितनी जॉब, लगभग 12 लाख जॉब। और ये जॉब कैसे क्रिएट करेंगी, कैसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगी, थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। अब ये क्या चीज है, समझ लो मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं, ठीक है, तो मेरे को जॉब चाहिए। मैं क्या करूंगा, अपने आप को रजिस्टर कर दूंगा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे। और फिर मैं अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मैंने कौन कौन सी जॉब कर रखी है, मैं कौन सी जॉब करना चाहता हूँ, वो सारी डिटेल्स इसमें फीड कर दूंगा। फिर कंपनी क्या होगी, अपने हिसाब से जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेंगी। अब जैसे कि मेरी एक कंपनी है, समझ लो मेरी एक क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा कौन कौन डिलीवरी बॉय बनना चाहता है। जैसे स्विगी है तो कौन कौन डिलीवरी बॉय बनना चाहता है, कौन पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। तो ये स्विगी के साथ टाई अप किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। नेक्स्ट जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये वाली है, FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ, आरबीआई के साथ, ताकि ये क्या कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखो जब भी आपका ब्लैक मनी होता है, जो कि ब्लैक मनी मतलब जो आपने इलीगल तरीके से कमाया है, चाहे आपने टेरर फंडिंग की है, चाहे आपने मतलब इलीगल तरीके से ब्लैक मनी कमाया है, उसको जब आप वाइट करते हो तो वो क्या कहलाया जाता है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसा ना हो पाए, इसको रोक सके हम, तो इस FIUIND ने क्या किया, आरबीआई के साथ एमओयू साइन किया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है आपकी प्लेसमेंट, एक होती है आपकी प्लेसमेंट, एक होता है आपका लेयरिंग, और एक होता है आपका इंटीग्रेशन। तो ये 3 स्टेजेस भी याद रखना है आपको। मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेजेस होती हैं। प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप जो इलीगल मनी है उसको आप फाइनेंशियल सिस्टम में डालते हो। लेयरिंग क्या होता है, उसको आप मल्टीपल जगह से घुमाओगे ताकि वो ट्रैक ना हो पाए। और इंटीग्रेशन, जब आपका वो प्रॉपरली व्हाइट मनी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में, ये चीज भी आप याद रखना। तो FIUIND ने किसके साथ टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है, आरबीआई के साथ। और लास्ट न्यूज है हमारी आज की, हमारा 6th एडिशन हुआ है किसका, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्ट लिक, ठीक है, डस्ट लिक। और ये 6th टाइम कंडक्ट हो रही है। कहां पे कंडक्ट हुई है इस बारी, औंध पुणे में, ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई। तो ये 6th एडिशन था इस बार का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये था आज की न्यूज, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।